की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। इस चैप्टर के सारे कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है टॉपिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस हेल्प्स यू इन दिस प्रोसेस। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स मेनली क्या है कि हम अपने आप को किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए कैसे मैनेज करते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का। तो इसलिए हम लोग पहले अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस begins by knowing and understanding one's self first। यानी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप कैसे जानते हो। आप अपने बारे में बहुत गहराई से सोचते हो। आप देखते हो कि मैं किस काम में सक्षम हूँ और किस में नहीं हूँ। उस आधार पर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस करते हो। अगर दूसरे की आपको एनालिसिस करनी है तो पहले आप खुद की एनालिसिस करो, उसके बाद आप दूसरे के भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हो। यहाँ पर दूसरों से ज्यादा खुद की इम्पोर्टेंस है। हम खुद को मैनेज करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करेंगे। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखते हैं। जैसे पहला टर्म है बिलीफ्स। Belief is a feeling of certainty that something exists and is true, especially one without proof। Belief का मतलब क्या है कि आप किसी चीज पे भरोसा करते हो, किसी फीलिंग पे भरोसा करते हो जो एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रू है। खास करके उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है, तब भी आप भरोसा करते हो कि नहीं यही सही है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल वंस बिलीव इन अ फ्रेंडशिप और सुपरस्टिशन। यानी किसी कोई पर्सन फ्रेंडशिप पे भरोसा रखता है तो ये उसका विश्वास है कि फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, उन पे भरोसा बनाए रखना चाहिए। दूसरा क्या है वैल्यूज। वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यानी वैल्यूज क्या है, बिहेवियर का स्टैंडर्ड है। किसी का जजमेंट हो सकता है कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज की वैल्यू है। दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड सर्व एज अ ब्रॉड गाइडलाइंस इन ऑल सिचुएशंस। सम कॉमन गुड वैल्यूज आर ऑनेस्टी, इक्वलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम डेली लाइफ में किस बिहेवियर को हम अच्छा मानते हैं वो उसे हम वैल्यूज बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन ईमानदार है, इक्वलिटी के नजर से किसी को देखता है, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है, तो ये उसकी वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट है लाइक। यानी क्या चीज आप लाइक करते हो और क्या डिसलाइक करते हो, उससे रिलेटेड टर्म है। लाइक यानी आपको क्या पसंद है। इट सिंपली मीन्स थिंग्स यू एंजॉय और लव डूइंग। यानी जो काम को आपको करना अच्छा लगता है या जिस चीज को आप इंजॉय करते हो, ये होता है लाइक। फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और प्लेइंग स्पोर्ट्स। आपको जैसे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी अच्छी लगती है तो ये आपकी पसंद है। स्पोर्ट्स खेलना आपका पसंद हो सकता है। तो ये चीजें होती है लाइक, यानी ऐसे काम जिसको करने में आपको अच्छा लगता है। दूसरा है डिसलाइक। इसका जस्ट रिवर्स, इट इज द अपोजिट ऑफ लाइक। यू डिसअप्रूव इट और डोंट एंजॉय डूइंग इट। यानी जिस काम को आप करना नहीं चाहते हो, जो काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, ये आपकी नापसंद की चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल डिसलाइक टुवर्ड्स समवन हु डज नॉट ट्रीट पीपल इक्वली। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई पर्सन है
जो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करता, तो ये क्या है, किसी के लिए डिसलाइक हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है ओपिनियन। इट मीन्स अ व्यू और जजमेंट formed about something, not necessarily based on fact। मतलब ये ओपिनियन क्या है, एक किसी पर्सन का अपना व्यू या जजमेंट हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज पे सबके व्यूज सेम ही हो, व्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में एक पर्सन अच्छा भी कह सकता है, एक बुरा भी कह सकता है। यानी सबके व्यूज, सबकी जजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं ओपिनियन। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यानी किसी पर्सन की जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है या एजुकेशन है, वो उस पर्सन का बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड में इमर्ज फ्रॉम टाइप ऑफ चाइल्डहुड, एजुकेशन और टाइप्स ऑफ फैमिली एक्सेट्रा। यानी किसी पर्सन की पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसने किस तरह की एजुकेशन ली है, ये उस पर्सन का बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड चाहे वो बचपन से आए, एजुकेशन का हो या फिर फैमिली का हो, तो ये पर्सन के बैकग्राउंड होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी पहचान। यानी किसी पर्सन का सोसाइटी में आइडेंटिफिकेशन है, तो वो किस वजह से है, ये चीजें होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज अ सेट ऑफ personal characteristics by which an individual is recognizable as a member of a group। यानी किसी पर्सन को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे एक ग्रुप है या फिर एक पूरी क्लास होती है, तो क्लास में हर एक पर्सन का नाम तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई उसके नाम से आइडेंटिफाई कर सके। तो कई बार क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, इससे भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो ये उस पर्सन की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी में इमर्ज फ्रॉम सिटीजनशिप, रिलीजन और कास्ट ऑफ अ पर्सन। जो आइडेंटिटी है वो सिटीजनशिप से हो सकती है, किसी पर्सन के रिलीजन से, कास्ट से, ये सब से भी उसकी पहचान हो सकती है। योर आइडेंटिटी इज द सम ऑफ योर ओपिनियंस, बिलीफ्स, वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी जो आपकी पहचान है, जितने भी हमने टर्म्स देखे देखे हैं, उस टर्म से रिलेटेड ही आपकी आइडेंटिटी होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर, बिकॉज ओनली देन यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी आपको पहचानना है, खुद को पहचानना है कि आप क्या हो। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको पहचानना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है नोइंग योरसेल्फ। नोइंग योरसेल्फ मींस अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, what you like, what you dislike, what are your beliefs, what are your opinions, what is your background, what you do well and what you do not do well। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को खुद के बारे में जानना है, तो खुद के बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी कि उसका बिलीफ क्या है, क्या पसंद नहीं है, उसकी वैल्यूज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। ये सब चीज के बारे में जानना, किसी पर्सन के बारे में जानना है, मेनली खुद के बारे में जानना। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हु यू आर, बिकॉज ओनली देन यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी खुद को आप जानोगे नहीं, तब तक आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। बीइंग सेल्फ अवेयर और अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। यानी आप क्या हो, उसके बारे में आपको जानना है। मीन्स लुकिंग आउटसाइड द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेम, क्वालिफिकेशन, द रिलेशनशिप वन हैज विद अदर्स। यानी
ये जो हम आउटसाइड से देखते हैं, यूजुअली किसी का नाम होता है, क्वालिफिकेशन होती है, किसी पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है, उससे डिफरेंट चीजें होती है किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है वो मेनली किसी पर्सन का हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि सामने से हम नहीं देख सकते। इट एक्चुअली मीन्स नोइंग आवर इनर स्ट्रेंथ्स, हिडन टैलेंट्स, स्किल्स एंड इवन वीकनेसेस। मतलब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें या वीकनेस की बात करें, तो ये एक हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब तक आप इसे खुद के अंदर झांकोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पहचान सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, तो स्ट्रेंथ और एबिलिटी क्या है? स्ट्रेंथ और एबिलिटीज आर व्हाट वन डज वेल एंड इज गुड एट। यानी किसी की स्ट्रेंथ या एबिलिटी क्या होती है, कोई पर्सन किस काम में अच्छा है, ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। एवरीबॉडी हैज सम स्ट्रेंथ, यानी हर पर्सन का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज गुड एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम और प्लेज क्रिकेट वेल। यानी कोई पर्सन खेलने में अच्छा है, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा है, कोडिंग में अच्छा है, तो ये उसकी क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ। यानी उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो काम को करने में अच्छा है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अगर हम वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस क्या होता है? वीकनेस किसी पर्सन का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब जिसमें उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, जो अच्छे से करना नहीं जानता है, जिसमें सुधार की जरूरत हो, ये किसी पर्सन का वीकनेस होता है। एवरीबॉडी हैज सम वीकनेसेस टू। यानी लोगों के अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, एबिलिटी भी होती है, और साथ साथ कुछ वीकनेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम और इज नॉट एबल टू कोप अप विथ प्रेशर एक्सेट्रा। यानी किसी पर्सन का जो वीकनेस है वो ये है कि टाइमली उठ नहीं पाता है, या फिर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। तो ये किसी पर्सन का वीकनेस हो सकता है। यानी हर एक पर्सन के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेसेस होती है। स्ट्रेंथ वो होता है जो एक पर्सन के अंदर क्वालिटी होती है, जो काम अच्छे से कर सकता है। और वीकनेस वो होता है जो उस पर्सन जो काम को वो पर्सन नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को इस आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। जैसे यहाँ पर है, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन। मतलब हम अपने आप को पहचानते हैं, बट नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू। मतलब आपको पहचानना क्या है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लेस व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो तो अच्छी चीज है, लेकिन जो वीकनेस है आपकी, मतलब जिस काम को आप नहीं कर सकते हो, जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसे आपको पहचानना है। उसके बाद लास्ट में फिर क्या है? बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल्फ। यानी अगर हम अपने वीकनेस पे काम कर लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो इस तरह से हमें अपने स्ट्रेंथ को जानना है और वीकनेस को भी जानना है। स्ट्रेंथ पे हमें परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए काम करना है, लेकिन वीकनेस के लिए, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको अपने वीकनेस को पहचान करके और उस पे काम करना है। तो ये होती है किसी पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने का फायदा। फिर नेक्स्ट है, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी किसी पर्सन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग टेक्निक सीखेंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस
Think about the activities that you enjoy doing and those that you don't like to do. मतलब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन से काम को करने में एंजॉय करते हो, कौन सा काम करना आपको अच्छा लगता है, कौन सा काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हो। फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका है वो है टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। यानी आप ये फाइंड आउट करते हो कि हम कौन सा काम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा है थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। मतलब आपको वैसे चीज के बारे में सोचना है जिसमें आप हमेशा अच्छा करते हो, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरा है थिंक ऑफ व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। यानी दूसरे पर्सन आपके लिए कौन से चीज को लेकर के अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तीनों चीज जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब आप अपने बारे में सोचते हो कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या आप काम करते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो काम आपसे फ्रिक्वेंटली अच्छा होता है वो काम भी आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरे पर्सन जो जिस काम के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा है फाइंडिंग योर वीकनेसेस। यानी आप अपने वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पहला है पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। यानी कौन से एरिया में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, किस काम को करने में आपको डिफिकल्टीज होती है, उसे आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये आपकी वीकनेस होती है। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। यानी दूसरे पर्सन से जो आपको फीडबैक मिलती है वो क्या होता है, वो आपकी वीकनेस होती है। मतलब दूसरे पर्सन अगर आपके लिए कुछ पॉइंट आउट करते हैं, कुछ आप दूसरों से फीडबैक रिसीव करते हो, तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है। जैसे कोई पर्सन किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या फिर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये एक फीडबैक होता है। तो इस ये जो फीडबैक होती है ना, ये बेसिकली हमारी वीकनेस होती है। नेक्स्ट है बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग बैड अबाउट इट। यानी अगर कोई पर्सन फीडबैक दे रहा है तो आपको इस फीडबैक का बुरा नहीं मानना है, बल्कि आपको उस वीकनेस को एक्सेप्ट करना है और उसे आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह मान करके चलना है। यानी आप खुद के बारे में जानते हो, किसी पर्सन से आपको फीडबैक मिलता है, दोनों आपकी वीकनेस है। तो उस वीकनेस को आप एज अ चैलेंज लो और उस पे काम करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये कुछ तरीका है, कुछ पॉइंट है जिसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चनिंग कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ डू आई डू बेटर देन अदर्स, व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट। मतलब जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं बेसिकली उसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस पॉइंट की हेल्प से आप अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा है वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, वेयर हाउ एंड व्हाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स। यानी दूसरे से आपको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या एडवाइस मिलती है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको वीकनेस बताता है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है
डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, यानी इंटरेस्ट और एबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट वो होता है जो काम हमें करना अच्छा लगता है, बट जरूरी नहीं है कि वो काम हमें अच्छे से आता ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि काम बहुत अच्छे से नहीं आता हो लेकिन इंटरेस्ट उस काम को करने में हो, तो आप धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा क्या है, एबिलिटीज, यानी एबिलिटीज जनरली क्या होता है, जो काम करने में आपको, आप जिस काम में एक्सपर्ट हो, जो काम आप कर पाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उस काम में आप एक्सपर्ट हो, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है और आपने टाइम दिया है। यानी इंटरेस्ट की बात आई तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए 100% एबल भी हो, लेकिन अगर आपकी एबिलिटीज है तो ज्यादा चांस है कि आपका जो इंटरेस्ट का एरिया होगा वो होगा। तो हम देखते हैं डिटेल में, इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग, यानी इंटरेस्ट ऐसा चीज है जिसको हम करने में एंजॉय करते हैं, तो ये हमारी इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट कैन बी एक्टिविटीज यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी, यानी ऐसा काम जो आपको फ्री टाइम में करने में अच्छा लगता है, ये आपका इंटरेस्ट है। दूसरा है एक्टिविटीज यू आर क्यूरियस अबाउट और would do even if no one asked to do it, यानी ऐसा काम जिसको करने में आप क्यूरियस हो, अगर कोई पर्सन नहीं भी कहता है काम को करने के लिए, तब भी आप उस काम को करने के लिए रेडी रहते हो, तो ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है। एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, यानी जो काम आप सीखना चाहते हो और फ्यूचर में करना चाहते हो, ये आपकी इंटरेस्ट होती है। नेक्स्ट है, समटाइम्स इंटरेस्ट मे नॉट मैच एबिलिटीज, कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अलग होता है और किसी पर्सन की एबिलिटी अलग होती है। इन दोज केसेस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट और एबिलिटीज मैच कर रही है फिर तो सही चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी पर्सन का इंटरेस्ट रहता है लेकिन उसकी एबिलिटीज नहीं होती है, तो उस केस में किसी पर्सन की एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन अगर कई बार पर्सन जो है उसकी एबिलिटी है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, जिस चीज के लिए वो एबल हो उसको वो काम करना होता है। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब इंटरेस्ट और एबिलिटीज में डिफरेंट हो। तो वैसे केस में क्या है, इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच करने के लिए हमें सर्टेन स्टेप्स लेने होते हैं। जैसे इंटरेस्ट है तो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करें, और अगर एबिलिटी है तो हमें उस काम में ही इंटरेस्ट बनाना होगा। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल यू मे लाइक क्रिकेट, यानी क्रिकेट आप लाइक करते हो, इंटरेस्ट है आपको, बट यू मे नॉट गुड एट प्लेइंग द गेम, लेकिन आपको गेम में अच्छे नहीं हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ है लेकिन आप गेम में अच्छे नहीं हो। इन दिस केस जस्ट प्ले फॉर फन बट यू डू नॉट एम फॉर अ करियर इन क्रिकेट, यानी अगर इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप खेलना नहीं जानते हो अच्छे से, तो वैसे केस में आप सिर्फ फन के लिए खेल सकते हो, आप उसमें करियर नहीं बना सकते। नेक्स्ट है ग्रूमिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग यानी ड्रेसिंग रेफर्स टू क्लॉथ्स यू वियर, यानी जो पहनना आपको पसंद है। ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट, टिडी एंड क्लीन। ग्रूमिंग प्रोसेस का मतलब है कि खुद को अच्छा लुक देना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये क्या होता है, ग्रूमिंग। यानी खुद को आप किस तरह से दिखना चाहते हो,
वो आपको डिसाइड करना है। ड्रेसिंग ग्रूमिंग का जस्ट एक पार्ट है। ड्रेसिंग रेफर्स टू क्लॉथ्स यू वेयर, मतलब आप जो पहनते हो ये आपकी ड्रेसिंग होती है। लेकिन ग्रूमिंग क्या है? ड्रेसिंग के साथ साथ और भी तरीका हो सकता है, जैसे कॉन्फिडेंट फील करना, साफ सुथरे तरह से रहना, किसी पर्सन से आप बात करते हो तो प्रॉपर तरीके से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना। तो ये ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग ओवरऑल प्रोसेस होता है। और जो ड्रेसिंग होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप क्या पहनते हो। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। मतलब किस तरीके से आप ड्रेस पहनते हो और किस तरह से ग्रूम करते हो, ये जो है ये आपको कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखाता है। ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लुक नीट एंड क्लीन। ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है नीट एंड क्लीन दिखने में। दूसरा है फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, यानी खुद के बारे में हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट है मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ आवर सेल्फ ऑन अदर्स इंक्लूडिंग कस्टमर। यानी जैसे क्या है, ग्रूमिंग अगर अच्छा रहेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो ये जो होती है ये ग्रूमिंग होता है। गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं ग्रूमिंग और ड्रेसिंग के लिए। देयर आर सर्टेन जनरल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग which varies with every profession or occupation। जैसे क्या है, ग्रूमिंग और ड्रेसिंग जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो हर एक प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सेल्स पर्सन, यू विल बी फॉर्मली ड्रेस्ड विदाउट एक्सेसरीज और मेकअप, बट इफ यू आर ब्यूटिशियन यू मे हैव टू ड्रेस अप फैशनेबली एंड वियर मेकअप। जैसे कोई सेल पर्सन है तो सेल पर्सन क्या करता है, बिना एक्सेसरीज के ड्रेस पहनता है, फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप करता है और कोई मेकअप नहीं करता। लेकिन उस जगह पे अगर ब्यूटिशियन होगी तो उसको उसी तरह से अपनी भी ड्रेसिंग रखनी पड़ेगी, मेकअप करना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन ड्रेसिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। लुकस लेट अस लुक एट सम ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर गुड ग्रूमिंग। गुड ग्रूमिंग के लिए जो गाइडलाइन है वो दिए गए हैं। पहला है क्लॉथ्स, यानी वियर क्लीन नीट एंड आयरन क्लॉथ्स। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कीप शूज क्लीन एंड पॉलिश्ड, जो शूज होने चाहिए वो साफ होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। सॉक्स साफ सुथरे होने चाहिए। जो ज्वेलरी है, बेल्ट है, ये सब सिंपल होने चाहिए। और टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये जो होता है ये क्लॉथ के सेक्शन में आता है। दूसरा है हेयर में क्या क्या ध्यान रखना है। हेयर के लिए ध्यान रखना है कॉम्ब हेयर नीटली, यानी बालों को साफ सुथरा से कंघी करना है। वॉश हेयर रेगुलरली टू कीप इट क्लीन, यानी हेयर को साफ सुथरा रखने के लिए उसको वॉश करना है। हेयर कट रेगुलरली होना चाहिए। सिंपल हेयर स्टाइल रखना है। नेक्स्ट है फेस के लिए जो गाइडलाइन है, वॉश फेस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड वाइप टू क्लीन इट नॉन ऑयली, यानी साफ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे जो फेस है वो धोते रहना चाहिए और ताकि फेस जो है वो ऑयली ना दिखे। नेक्स्ट है ब्रश रेगुलरली टू कीप टीथ क्लीन विदाउट एनी स्ट्रेंस एंड नो फूड स्टक इन देम, यानी रेगुलर ब्रश करना चाहिए, किसी भी तरह से स्मेल नहीं होनी चाहिए। डोंट च्यू पान और गम, यानी हमें कुछ चबाते नहीं रहना चाहिए। बॉय शुड बी क्लीन सेवन और विथ नीटली ट्रिम्ड बियर्ड। गर्ल्स टू वियर नो और सिंपल मेकअप,
यानी बॉयज भी जो होने चाहिए वो क्लीन शेप्ड होने चाहिए, सिंपल तरीके से होना चाहिए, या ट्रिम्ड बियर्ड होना चाहिए। और गर्ल्स का जो मेकअप है वो आइदर होना ही नहीं चाहिए या फिर सिंपल होना चाहिए। तो ये गुड ग्रूमिंग के कुछ गाइडलाइन है। क्लॉथ कैसा होना चाहिए, हेयर कैसा होना चाहिए और फेस कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? इट इज द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन। यानी खुद को क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या हैबिट्स फॉलो करने हैं, ये हमारी पर्सनल हाइजीन होती है। क्लीनलीनेस हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेलबीइंग। यानी जो सफाई है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। बीइंग हेल्दी अलाउज यू टू बी रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसे हमेशा छुट्टी करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो स्कूल, कॉलेज या अपने काम पे वो रेगुलर आता है। तो इसीलिए पर्सनल हाइजीन जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। हमें साफ सुथरे तरीके से रहना है, साफ सुथरे तरीके से कोई भी काम करने हैं, तो ये हमारी पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है, रश्मि इज अ ब्यूटिशियन एंड टेक्स स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव अ बैड ब्रीथ बिकॉज शी वर्क्स क्लोजली विथ कस्टमर्स। अब जैसे रश्मि एग्जाम्पल दिया हुआ है, रश्मि एक ब्यूटिशियन है जो स्पेशल ध्यान रखती है, क्योंकि कस्टमर के साथ इसको क्लोजली फेस करना होता है। दूसरा है, प्रशांत इज अ रिसेप्शनिस्ट इन 4 स्टार होटल। ही मेक्स श्योर हिज क्लॉथ्स आर ऑलवेज क्लीन विथ नो स्वेट और फूड स्ट्रेन्स। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग प्रोफेशन दिया गया है, और हर प्रोफेशन जो है वो अपने तरीके से अपने पर्सनल हाइजीन को, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रख रहा है। तो इस तरह से हर एक पर्सन को अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हम पर्सनल हाइजीन के इम्पोर्टेंस की बात करें, तो पर्सनल हाइजीन का जो इम्पोर्टेंस है वो है, हेल्प्स अस स्टे हेल्दी। यानी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ। मतलब हमारी जो इमेज है वो अच्छी अच्छी इमेज बनाता है। हेल्प्स अस टू अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू आवर बैड ब्रीथ, बॉडी ऑर्डर एक्सेट्रा। यानी पर्सनल हाइजीन जो है वो पब्लिक प्लेस पे अ, हमें ऑड फील कराने से बचाता है। जैसे अगर मुंह से स्मेल आई, बॉडी से स्मेल आई, तो पर्सन जो है वो गलत सोचते हैं। तो इसीलिए साफ सुथरा रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पर्सनल हाइजीन जरूरी है। अगर हम पर्सनल हाइजीन के 3 स्टेप्स की बात करें, तो पहला स्टेप है केयर, केयर ग्रूमिंग। दूसरा है वॉश, यानी स्टे क्लीन, केयर करना है ग्रूमिंग के लिए। उसके बाद वॉश करना है साफ सुथरा रखने के लिए, और अवॉइड करना है बाकी गलत चीजों को हेल्दी रहने के लिए। तो ये पर्सनल हाइजीन के लिए 3 स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे केयर के लिए है, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डेंड्रफ, अप्लाई ऑयल और क्रीम ऑन योर स्किन एज नीडेड, ब्रश योर टीथ डेली, चेंज योर टूथब्रश व्हेन इट इज worn out, कीप योर नेल्स ट्रिम, कट योर नेल्स रेगुलरली। यानी ये क्या है, ग्रूमिंग का तरीका है। दूसरा, वॉश करने के लिए, मतलब जैसे साफ सुथरे रहने के लिए जो हमें फॉलो करने हैं स्टेप्स, वो है, वॉश योर हैंड मेनी टाइम्स, टेक अ बाथ एवरी डे, वॉश योर क्लॉथ रेगुलरली, वॉश योर हेयर एटलीस्ट वंस एवरी सेकेंड डे, वॉश योर फीट ऑफन, टेक बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ यू आर स्वेटी और डर्टी। तो ये साफ सुथरा रहने का स्टेप्स है। नेक्स्ट है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करना है। दूसरा है, ब्लो योर नोज और कफ इनटू अ हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स।
वॉश योर हैंडकरचीफ आफ्टर यूज। जैसे कई बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो उस केस में हमें हैंकी का यूज करना चाहिए। उसके बाद यूज के बाद हैंकी को साफ करना चाहिए। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। यानी आपके जो पैर होने चाहिए वो सूखे होने चाहिए, और जो सॉक्स है उसे हम एवरी डे चेंज करें। तो ये तरीका है, इसकी हेल्प से हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। केयर क्या करना है, वॉश पे क्या ध्यान देना है, और अवॉइड क्या करना है। नेक्स्ट है एसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे फॉलो द स्टेप्स शोन इन सीक्वेंस बिलो टू क्लीन योर हैंड्स थोरोली। यानी हाथ को साफ सुथरा रखने के लिए, साफ करने के लिए यहाँ 7 स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेप्स, और यहाँ पर उसका सिंबल्स भी दिया गया है, फिगर की हेल्प से बताया गया है कि हम कैसे फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है रब पाम्स टुगेदर। दूसरा स्टेप है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड। यानी पहले पाम को रगड़ना है, उसके बाद दोनों हाथ की के बैक को साफ करना है। थर्ड है इंटरलेस फिंगर्स एंड रब हैंड्स टुगेदर। यानी फिंगर को इंटरलेस करके दोनों हाथ को हमें साफ करना है। उसके बाद इंटरलॉक फिंगर्स एंड रब द बैक ऑफ फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड। यानी फिंगर को इंटरलॉक करके और हाथ के दोनों जो बैक है, फिंगर्स के बैक, उसको हमें साफ करना है। नेक्स्ट है रब थंब इन अ रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ बोथ हैंड्स। मतलब जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है उसको भी हमें साफ करना है। सिक्स्थ स्टेप में है रब फिंगर टिप्स ऑन पाम फॉर बोथ हैंड्स। और लास्ट स्टेप है रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेटिंग मैनर। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स हमें हैंड वॉशिंग में फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? मल्टीपल पर्सन मिल करके किसी एक काम को करते हैं, और मल्टीपल पर्सन जो है वो हर एक वर्क को, मतलब एक कंप्लीट वर्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद हर एक पर्सन जो है वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ फंक्शन इन योर हाउस। अब जैसे आपके घर में फंक्शन है, तो घर में फंक्शन है तो कैसे हम करते हैं? ऑल द फैमिली मेंबर्स कम टुगेदर, डिवाइड वर्क अमंगस्ट देमसेल्व्स एंड वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू मेक श्योर द फंक्शन इज अ सक्सेस। जैसे आपके घर में फंक्शन है तो हर एक फैमिली मेंबर को उनकी एबिलिटीज, उनकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाता है, काम डिवाइड कर देते हैं, और हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करता है, और फंक्शन जो है वो सक्सेसफुल होता है। द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ एनी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द वे द टीम कोऑर्डिनेट्स एंड वर्क। जो फंक्शन का सक्सेसफुल या फेल्यूर होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी पूरी टीम ने कैसे कोऑर्डिनेट किया है, किस तरीके से काम किया है। तो ये तो घर की बातें थी। अब जैसे यहाँ पर एक इमेज को देखें, तो इस इमेज की अगर हम बात करें तो इस इमेज में क्या है, 4 चींटियां हैं, और 4 चींटी जो है वो एक राइस ग्रेन को कहीं पर ले जा रही है। अब अगर ये अकेला करे तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन क्या है, ये 4 पर्सन मिल करके एक ग्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये काम इनके लिए आसान होता है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल जो चीटी है वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, लेकिन सब मिलकर के सब अपनी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, तो ये बड़ा टास्क है इनके लिए, ये इजिली हो सकता है। अगर हम टीम की बात करें तो टीम का मतलब ही है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो ये टीम का फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। यानी टीम क्या होता है, एक पीपल होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी कॉमन गोल पर काम करते हैं। एवरी टीम हैज अ सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। यानी हर एक टीम का एक सेट ऑफ गोल्स होता है, और जो टीम है वो एक कॉमन गोल पे काम करते हैं। The process of working together in a group is teamwork। अगर कोई पर्सन ग्रुप में काम कर रहा है तो ये एक टीम वर्क होता है। जैसे यहाँ पर टीम की बात अगर हम करें, तो फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर, अगर ये 11 प्लेयर जो है, हर एक प्लेयर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो टीम का एक मेंबर है। एवरी टीम मेंबर नीड्स टू अंडरस्टैंड हिज और हर रोल इन द टीम। यानी अगर हम टीम की बात करें तो टीम में भी क्या है, हर एक इंडिविजुअल एक टीम मेंबर है, हर एक का अपना इम्पोर्टेंट रोल है, और सभी पर्सन को अपने अपने रोल के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है टीम वर्क का। बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क, बेनिफिट क्या है, एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले इन अ टीम, सो द प्रेशर टू सक्सीड इज नॉट ऑन वन इंडिविजुअल। अब टीम में मिलकर के काम भी कर रहे हैं, और जो प्रेशर है वो किसी एक के ऊपर भी नहीं है। तो ऐसे क्या है कि हर एक पर्सन का अपना एक रोल है और किसी इंडिविजुअल पर कोई प्रेशर नहीं है। इट हेल्प्स यू टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम as all team members help to fix any mistake made by one team member। यानी अगर किसी टीम मेंबर से कुछ मिस्टेक भी हुआ है तो दूसरे पर्सन जो है उसकी हेल्प कर लेते हैं, और इससे काम आसान होता है। नेक्स्ट है, यू फील गुड व्हेन द टीम अचीव्स सक्सेस एंड इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। पूरी टीम मिला करके जब हम काम करते हैं और सफलता मिलती है, तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। द वर्क्स गेट डन फास्टर, मतलब जो काम हम अकेले नहीं कर पाते वो ग्रुप में टीम में इजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ टू बिहेव इन अ टीम। यानी टीम में बिहेव कैसे करना है। तो पहला है, अंडरस्टैंड योर रोल इन द टीम क्लियरली। आपको ये पता होना चाहिए कि टीम में आपका क्या रोल है। नेक्स्ट है कि टीम के सक्सेस के लिए हमेशा सोचना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके मिस्टेक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी है। ये नहीं कि आपसे गलती हो गई और आपने किसी और को दोषी ठहरा दिया। तो ऐसी चीजें नहीं होती है टीम में। नेक्स्ट है, टॉक विथ योर टीममेट्स ओपनली। अब जैसे चूंकि सक्सेसफुल हो या फिर फेल हो, दोनों ही केस में पूरी टीम का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल टीम का। तो इसके लिए जब भी जरूरत पड़े, हर एक मतलब जो टीममेट्स हैं उससे हमें ओपनली बात करना चाहिए। शेयर इश्यूज विद द टीम। टीम के साथ कोई भी इश्यूज हो तो वो शेयर करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर टीम मेंबर। यानी टीम मेंबर्स के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वर्क हार्ड एंड इनकरेज अदर्स टू द सेम। यानी खुद भी मेहनत करनी है और दूसरों को भी इनकरेज करना है। चीयर्स फॉर योर टीममेट सक्सेस। अगर कोई सक्सेस, जैसे कोई पर्सन है टीम में से कोई इंडिविजुअल, किसी ने बहुत अच्छा किया, तो पूरी टीममेट मिलकर के उसको प्रेज भी करें, उसको उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करें, और टीम के रूप में भी सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से टीम में हमें बिहेव करना होता है, तभी जाकर के जो टीम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स का मतलब ही है कि आपको आसपास के लोगों से कितना अटैचमेंट है, कितना ज्यादा कांटेक्ट है, ये आपकी नेटवर्किंग स्किल्स होती है। यानी आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड वर्क लाइफ इट इज नेसेसरी टू गेट टू नो मोर पीपल। दैट इज व्हाट नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट। यानी जब हम पर्सनल लाइफ में हो या वर्किंग लाइफ में हो, तो उस टाइमर में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बनाएं।
तो बेसिकली ये लोगों से जो कांटेक्ट बनाना होता है, यही नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग इज गेटिंग टू नो पीपल, staying in touch with them over time and using their knowledge or skill in a way that helps both parties। यानी नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग की हेल्प से हम लोगों को जानते हैं, उसके साथ टच में रहते हैं, दूसरों से नॉलेज और स्किल को सीखते हैं और दोनों एक मिल करके यूज करते हैं। तो इस ये नेटवर्किंग स्किल का फायदा होता है। नेटवर्किंग स्किल्स इन्वॉल्व टू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, listening sincerely and asking thoughtful questions। नेटवर्किंग स्किल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो सिंसियरली किसी को सुनना, दूसरा क्या है, थॉटफुल क्वेश्चन को पूछना। तो ये नेटवर्किंग स्किल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम बात करें, लिसनिंग विद अटेंशन shows that you respect and value what the other person is saying। यानी किसी को अगर आप ध्यान से सुनते हो, तो उससे क्या होता है कि दूसरे पर्सन को आप कितना वैल्यू दे रहे हो, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंस को दिखाता है। आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस shows what you are interested in the opinion of other person and it helps to build trust in a relationship। अब जैसे कई बार थॉटफुल क्वेश्चन आप पूछते हो, तो उससे सामने वाले को भी लगता है कि आप इसके ओपिनियन में इंटरेस्ट ले रहे हो और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है, टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप बोथ पार्टीज मस्ट गेन। Let us look at an example of people having and not having networking skill। अब जैसे किसी पर्सन को की नेटवर्किंग स्किल जो है अगर अच्छी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, अगर उसको किसी भी तरह की जरूरत हो जाए, तो वो उसमें कभी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, हमेशा स्ट्रगल फील करता है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस भी फील होती है और कई बार जैसे स्कूल के पर्सन हो तो उसको स्कूल जाना भी पसंद नहीं होता। तो ये होता है जब किसी पर्सन की नेटवर्किंग स्किल ना हो। दूसरा क्या है, अगर किसी पर्सन की नेटवर्किंग स्किल हो, जैसे कोई स्कूल स्टूडेंट्स ही हो, तो उसके अगर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, तो उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। ऐसे ही क्या है कि वो बहुत तरह की बातें डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को घर पे बुलाते हैं किसी ओकेजन पे। तो ये नेटवर्किंग स्किल होती है और इससे नेटवर्किंग स्किल जो है वो लाइफ में जरूरी है। नेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल। अगर हम नेटवर्किंग स्किल्स के बेनिफिट की बात करें, तो पहला बेनिफिट ही है, नेटवर्किंग हेल्प्स यू टू मेक डिपेंडेबल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स विथ whom यू कैन। मतलब नेटवर्किंग जो है वो आपको हेल्प करती है एक ट्रस्टेड फ्रेंड को बनाने में, यानी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप डिपेंड हो सकते हो। थ्री, शेयर एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स। यानी अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप जिस काम में एक्सपर्ट हो, वो आप दूसरों को हेल्प करते हो। जिस काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो, दूसरों की हेल्प लेना चाहते हो, तो आपको भी हेल्प मिल जाती है। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क योर फ्रेंड और नेबर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। जैसे आपके कोई फ्रेंड है या पड़ोसी हैं जो कि कंपनी में है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आपकी जान पहचान है तो हेल्प करेंगे। तो ये नेटवर्किंग स्किल हेल्प करती है। दूसरा है, सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। अगर नेटवर्किंग अच्छी है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको दूसरे के सपोर्ट की जरूरत हो, तो उस केस में क्या है, आपको डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट भी मिलता है। इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, तो हो सकता है आप
किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरा कोई आपको कोई चीज के बारे में इंफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लो किसी जॉब के बारे में आपको कोई अपडेट दे रहा हो, तो ये जो पॉसिबल हो पाता है, ये नेटवर्किंग स्किल की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। एंड नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स, यानी नेटवर्किंग स्किल्स को आप कैसे बिल्डअप करते हो, उसके लिए एक कनेक्ट वर्ड है। कनेक्ट ध्यान से देखना है, ये कनेक्ट वो वाला कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन बनाने वाला कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट मॉडल है। अब इसमें क्या है, कनेक्ट मॉडल की हेल्प से हम नेटवर्किंग स्किल को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे पहला है कन्वर्स। कन्वर्स यानी किसी के साथ कन्वर्सेशन, जैसे किसी पर्सन से आप बात करते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो इससे क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है। दूसरा क्या है, ओपन अप, यानी कोई काम करने में आपको इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट को आप शो करो। फ्री टाइम में आप क्या करते हो, उसके बारे में बताओ। तो इससे क्या है कि आप अपने बारे में जितना बताओगे, पर्सन आपको उतना जानेगा, और कई बार उसी में क्या होता है, दूसरे पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तीसरा है नेटवर्क स्मार्टली। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के साथ नेटवर्क बनाओ, ये ऐसा सही भी नहीं होता। नेटवर्क को उसी के साथ बनाना है जैसे जिसमें आपको सिमिलर टाइप का कुछ बिहेवियर दिखे, जो कि आप में भी है, दूसरे में भी है। जैसे कॉमन हॉबीज आपको मिल गया, फूड में इंटरेस्ट मिल गया, तो कॉमन थिंग जो होता है ना, उस कॉमन थिंग को ध्यान में रखते हुए आपको नेटवर्क बनाना है। नेक्स्ट है एंगेज। एंगेज यानी शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डू नॉट अपीयर फॉर टू बी सुपरफिशियल, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ शेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि जो हमें पता नहीं है कुछ भी शेयर कर दिया। तो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उस पे लोगों का विश्वास बने, तभी नेटवर्किंग स्किल जो है वो बिल्ड हो पाएगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेट रेगुलरली। अब जैसे किसी पर्सन से आपने कांटेक्ट बनाया, तो आप उससे टच में रहो, चाहे जैसे भी रहते हो फ्रीक्वेंटली, यानी जितना आपको लगता है कि इतना फ्रीक्वेंटली हम बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको टच में रहना है। नेक्स्ट है टेल, शेयर इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स और एक्टिविटीज दैट यू नो ऑफ, यानी जिस इवेंट और एक्टिविटीज के बारे में आप जानते हो, जैसे कोई लोकेलिटी में कोई फन एक्टिविटी हो रहा है, तो उसके बारे में आप दूसरों को बताओ। तो इस ये जो होता है, ये टोटल 6 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, कनेक्ट मॉडल है, इसकी हेल्प से हम नेटवर्किंग स्किल को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे वर्ड ध्यान में रखने, कन्वर्स, ओपन अप, नेटवर्क स्मार्टली, एंगेज, कम्युनिकेट रेगुलरली और टेल, ये कनेक्ट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि सिचुएशन चाहे जो भी आए, आपको खुद को मोटिवेट करते रहना है, गोल को अचीव करना है। जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। जो टर्टवाइज है, कछुआ है, वो कभी थॉटलेस नहीं हुआ था, और हमेशा चाहे वो धीरे ही चलता था, लेकिन उसने कंटिन्यूटी मेंटेन की, मोटिवेटेड रहा, और लास्ट में वही जीता। तो इस तरह से आपकी लाइफ में भी जो मोटिवेशन है वो जरूर होना चाहिए। अब जैसे आप किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, आपने शुरू में तो पूरी एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे स्लो हो गए, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली सेल्फ मोटिवेटेड हो करके आप उस काम को कंटिन्यू करते हो, तो आप एक दिन विनर बनोगे। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन तो जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स बिटवीन यू एंड दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। मतलब सेल्फ मोटिवेशन में क्या है कि ऐसा चीज जो आपको करने के लिए, कोई काम को करने के लिए फोर्स करता हो,
ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट pushes us to achieve our goal, feel happy and improve your our quality of life। यानी सेल्फ मोटिवेशन जो है वो गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज आवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समथिंग और विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। यानी सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है? किसी काम को करने की एबिलिटी जो हम बिना किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस के या दूसरे के हेल्प के बिना कर पाते हैं, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन हमेशा हमें दूसरों से मिलता है, ज्यादातर मोटिवेशन जो है वो हमें दूसरों से मिलता है, लेकिन दूसरे करते हैं तो वो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता। सेल्फ यानी अंदर से, खुद से आए, बिना किसी दूसरे के हेल्प के, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस के बिना, जो आपकी अंदर से जो एनर्जी होती है किसी काम को करने के लिए, इसे हम सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है सेल्फ मोटिवेशन का। नेहा स्पेंड्स ऑल her after school hours to practice more and more sample question papers. She want to get at least 97% in all her subjects so that she can get admission to her dream college in the city। कहने का मतलब है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक नेहा नाम की स्टूडेंट है जो स्कूल टाइम के बाद बहुत ज्यादा टाइम देती है सैंपल पेपर को सॉल्व करने में, ताकि उसे कम से कम 97% आए हर सब्जेक्ट में और वो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो ये उसका सेल्फ मोटिवेशन है, उसका टारगेट है और वो उस पे वर्क करती है। दूसरा है, रेखा गेट्स अप at 5 a.m. and goes for her dance classes. Then she comes home and finishes her homework before going to school. She does this all by herself. No one tells her to do it। जैसे क्या है, रेखा स्कूल भी जाती है लेकिन उसको डांस क्लास में इंटरेस्ट है, तो वो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मैनेज करके और अपने डांस क्लास को देती है। तो ये उसका सेल्फ मोटिवेशन है, क्योंकि उसको कोई दूसरा पर्सन जो है वो फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन के एग्जाम्पल है। अगर हम मोटिवेशन के टाइप की बात करें तो डिफरेंट पीपल जो होता है वो अलग अलग चीजों के द्वारा अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है, जो आपको जो मोटिवेशन दूसरों से मिल रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि जो आप किसी रिवार्ड के लिए कर रहे हो, अ, कुछ चीज पाने के लिए कर रहे हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन जनरली क्या होता है, वी डू थिंग्स बिकॉज इट गिव्स अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फर्दर, मनी और पावर। अब जैसे क्या है कि कोई पर्सन मोटिवेटेड हो रहा है, क्यों मोटिवेटेड हो रहा है? क्योंकि उसको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये क्या है, उसके लिए रिवार्ड है। एग्जाम्पल, सुरेश goes to the gym daily for 4 hours and does weightlifting as he wants to win the बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। मतलब क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन डेली 4 आवर जो है वो वेट लिफ्टिंग करता है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना चाहता है। यानी इससे क्या है, इसमें इसने जो टारगेट बनाया है वो रिवार्ड के लिए बनाया है। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मतलब रीजन क्या है, रीजन रिवार्ड है। मतलब हमसे बाहर रीजन अगर होगा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, लेकिन अगर रीजन हमारे अंदर है, तो अगर हमारे अंदर रीजन होगा तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। जैसे वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। यानी अगर हम कोई ऐसा काम करें
जो हमें हैप्पी और हेल्दी बनाए। तो ये इंटरनल मोटिवेशन आता है क्योंकि ये हमारे अंदर से आ रहा है। जैसे एग्जांपल है, राजेश डस राजेश गोज टू द जिम एंड डज वेट लिफ्टिंग टू स्टे हेल्दी एंड फिट। मतलब खुद के लिए कर रहा है, अंदर से मोटिवेशन है। तो ये है इंटरनल मोटिवेशन। लेकिन अगर मोटिवेशन का रीजन आउटसाइड है तो इसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। अब सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटी दी गई है। पहला है नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। यानी सेल्फ मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं उनको पता होता है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। नेक्स्ट है आर फोकस्ड। यानी वो हमेशा काम पे फोकस्ड रहते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। मतलब वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। यानी वो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। यानी सेल्फ मोटिवेशन को कैसे बिल्डअप करना है, इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू हैप्पी। यानी सबसे पहला स्टेप जो है वो ये पहचानना है कि आपकी पसंद क्या है और नापसंद क्या है, और कौन सा काम जो है क्या आपको हैप्पी बनाता है। तो पहला ये पता होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल है आई लव कुकिंग। यानी किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, ये उसकी पसंद है। और हैप्पी जो बनाता है, क्या चीज हैप्पी बनाता है, तो खाना बनाना चूंकि उसे हैप्पी बनाता है, यानी ये उसका इंटरेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन अचीविंग योर गोल। दूसरा है कि गोल को डिफाइन करना और अपनी पूरी एनर्जी जो है वो गोल को अचीव करने में लगा देना। जैसे एग्जाम्पल है आई वांट टू बिकम ए शेफ। यानी कुकिंग करना पसंद है और शेफ बनना पसंद है। नेक्स्ट फिर क्या है, प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल। मतलब गोल को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग करना होगा, एक टाइमलाइन अचीव कर बनाना होगा कि हमें इतने टाइम में गोल को अचीव करना है। और कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक्टिविटीज प्लान कर लिया जाए। जैसे एग्जांपल है, आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 यू कैन ज्वाइन अ होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड देन लेटर टेक एडिशनल कोर्सेज टू बिकम ए शेफ। नेक्स्ट है प्लानिंग करी, उसके बाद है एग्जीक्यूट करना। यानी वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन यू व्हेन यू फेस डिफिकल्ट टाइम। यानी अगर आपने गोल बना लिया है तो आपको डिफिकल्टीज भी फेस करने होंगे। तो वो भी डिफिकल्टीज फेस करना है। जैसे कई बार होटल मैनेजमेंट का पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में और क्या क्या तरीका हो सकता है अपने गोल को अचीव करने का, तो उस चीज को हमें अपनाना है। तो ये जो है, ये बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन बिल्डअप करने का तरीका हो सकता है। अपने इंटरेस्ट को पहचानो, फिर उसके बाद अपने गोल को डिफाइन करो, पूरी एनर्जी गोल के लिए लगाओ, डिसाइड करो कि गोल अचीव कैसे होगा, और उसकी तरफ वर्क करो। तो इस तरीके से हम सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। हम अपनी लाइफ में गोल सेटिंग कैसे करते हैं? गोल यानी एक टारगेट को सेट करना कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। गोल सेटिंग इज अ वेरी essential फैक्टर इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में गोल सेटिंग जो है वो एक essential फैक्टर होता है। द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ helps you to decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in future। प्रोसेस, गोल सेटिंग प्रोसेस जो है वो ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कैसे रहना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और
हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो ये सब का ध्यान में रख करके हम गोल सेट कर सकते हैं। गोल सेट करने के बाद हमें क्या-क्या करना होता है? जैसे गोल सेटिंग जो है, वो तो जस्ट एक स्टेप हमने बनाया है कि हमें एक गोल को अचीव करना है। लेकिन गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है? तो पहला है सेट अ गोल। गोल को सेट करना कि हमें बनना क्या है, फिर उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के बाद कई बार क्या होता है, डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। तो उस स्थिति में भी हमें उस सिचुएशन को फेस करने के बाद भी कैसे अपने गोल को पे टिके रहना है, उसको फॉलो करना है, और लास्टली गोल अचीव होगा। तो इस तरह से हम गोल को सेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप को फॉलो करके हम गोल को अचीव करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, तो पर्सन दिया गया है यहाँ पर। जैसे एक पर्सन का है कि क्लास 10th पास किया है, और वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है और होटल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहता है, और इससे वो अमित जो है, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। तो इसने पहले गोल सेट कर लिया जब वो क्लास 10th के पहले था, यानी जब क्लास 10th में पढ़ रहा था तो उसने अपना गोल सेट कर लिया। दूसरा है रहमान, जो 43 इयर्स ओल्ड है। ही वर्क्स एट अ न्यूज़पेपर एजेंसी and earns well. He want to learn French language in next 3 month. अब जैसे दूसरा पर्सन है जो 43 इयर्स ओल्ड है, वो काम भी कर रहा है लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। तो मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का एक सर्टेन टाइम में ही गोल हो। गोल जो है वो लाइफ टाइम चल सकता है। हर कोई अपने अपने स्टेज पे एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल दोनों तरीके से सेट करता है। जैसे अमित ने अपने पूरी लाइफ का गोल सेट किया, और जो रहमान है उसने 3 महीने के लिए गोल सेट किया। तो गोल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। अमित ने जो लाइफ का गोल सेट किया है वो था लॉन्ग टर्म गोल, और रहमान 3 महीने का सेट किया तो ये शॉर्ट टर्म गोल था। गोल्स कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक मनी, हेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, करियर करियर एक्सेट्रा। गोल्स कीप चेंजिंग, यानी जो है गोल किसी भी फील्ड का हो सकता है, और गोल हमेशा चेंज होते रहता है। गोल तब तक रहता है जब तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। जैसे ही हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं हमारा गोल चेंज हो जाता है। वी अचीव ओल्ड गोल्स एंड देन मेक अ न्यू सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। यानी एक गोल को अचीव कर लेने के बाद हम तुरंत दूसरा गोल सेट कर लेते हैं। गोल्स आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विथ अ डेडलाइन टू अचीव देम। गोल क्या होता है, गोल एक ड्रीम होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर डेडलाइन में अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द कम्युनिटी इन नेक्स्ट 3 months who will take up a cleaning drive every 15 days in a locality। मतलब किसी पर्सन का टारगेट है कि एक वॉलंटियर्स का ग्रुप रेडी करना है विद इन 3 मंथ में, जो कि हर 15 दिन पे एक क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन कर सके। तो ये भी गोल्स हो सकता है। गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू कंप्लीट देम। गोल सेटिंग क्या होता है कि हम किस काम को करना चाहते हैं, क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और उसके बाद उसे कंप्लीट कैसे करना है। तो इसकी प्लानिंग, ये पूरा ओवरऑल जो होता है ये गोल सेटिंग होता है। गोल्स हेल्प यू टू सेपरेट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉट। गोल जो है वो हमें ये हेल्प करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो दोनों को हम सेट कर सकते हैं। अगर हमने टारगेट बना लिया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट वर्क।
यानी गोल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पे फोकस रख सकते हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उसको अवॉइड कर सकते हैं। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। यानी ये हमारे करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्प करता है, सक्सेसफुल बनाता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू सेट गोल्स। गोल को हम कैसे सेट करते हैं? तो गोल को सेट करने के लिए जो यहाँ पर दिया गया है, एक मॉडल दिया गया है, स्मार्ट मॉडल। स्मार्ट मॉडल की हेल्प से हम गोल को सेट करते हैं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट का फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखना है और हमें अपने लाइफ में भी हमेशा स्मार्ट बनना है। अगर हम स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट का मतलब क्या क्या होता है हम डिटेल में देखते हैं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक का मतलब है, स्पेसिफिक मींस समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। यानी जो चीज स्पेसिफिक और क्लियर हो वो क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर जो होगा उसे हम स्पेसिफिक बोलेंगे। यानी अगर किसी पर्सन को पता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है और वो काम करने से क्या होगा, तो ये स्पेसिफिक हो सकता है। दूसरा है मेजरेबल मींस समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। गोल ऐसा होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे एग्जाम में अच्छा करना है, ये एक गोल हो सकता है, लेकिन कितना अच्छा करना है तो कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमें एग्जाम में 95% लाने हैं, तो 95% एक जस्ट क्राइटेरिया हो गया, हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गोल मेजरेबल भी होना चाहिए, स्पेसिफिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अचीवेबल मींस समथिंग दैट कैन बी कंप्लीटेड। मतलब गोल ऐसा होना चाहिए जो पूरा किया जा सके। मतलब हमें सपना ऐसा देखना है जो हम कंप्लीट कर सकें, ये नहीं देखना है जो पूरा ही ना हो। अब जैसे मैं ये सोच लूं कि मैं अगले साल पीएम बन जाऊं, तो ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सपना ऐसा देखना है, गोल ऐसे चूज करने हैं जो कि अचीव कर सके। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। Realistic means something that is real and is applicable in our life। मतलब गोल ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए एप्लीकेबल हो, लाइफ में एप्लीकेबल हो और गोल रियल हो। ऐसा नहीं हो कि जिसका हमारी लाइफ में कोई काम ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड मीन्स द गोल हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द सर्टेन फिक्स टाइम। यानी गोल ऐसा होना चाहिए जो एक फिक्स टाइम में अचीव किया जा सके। तो ये स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो ये हमें ध्यान में रखना है और साथ ही साथ रियल लाइफ में स्मार्ट को अचीव कर, स्मार्ट को हमें फॉलो करना है। जैसे स्मार्ट गोल के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, स्पेसिफिक यानी अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स, क्लियर गोल आंसर्स 6 क्वेश्चन। अगर हम गोल्स की बात करें तो स्पेसिफिक गोल का मतलब ही होता है हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, व्हाट डू आई वांट टू डू। क्या हम करना चाहते हैं, क्या इन्वॉल्व किया हुआ है, हम कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ फिनिश करें, इस गोल का मतलब क्या है। तो इस तरह के जो आंसर मिलते हैं, यानी गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कोई पर्टिकुलर वर्क को करें। तो इस तरह से हम गोल को, ये जस्ट हमने जो अभी डिस्कस किया है उसी को डिफरेंट तरीके से दिया गया है। स्पेसिफिक यानी हम गोल पे क्लियर और स्पेसिफिक गोल हो, मेजर कर सकते हैं, यानी कितना, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया था परसेंटेज का, तो हम मेजर भी कर सकते हैं। अचीवेबल यानी जिसको अचीव किया जा सके। उसके बाद रियलिस्टिक का मतलब ही है कि जो रियल लाइफ में काम आए। और रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट एंड कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल।
टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब ही है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में हमारा गोल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो है, ये गोल सेटिंग का तरीका है कि हम गोल को कैसे सेट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है, तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि हम पूरे दिन में क्या करेंगे और हम क्या करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो मतलब हमें प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूट भी करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening। अब जैसे एग्जाम्पल है कि आपको शाम में टीवी देखना है, तो स्कूल से जस्ट आने के बाद आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दिया हुआ है टाइम मैनेजमेंट का। जैसे यहाँ पर है, समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल एंड शी फॉलोज एवरी डे, शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस। समीरा एक लड़की है जो स्कूल में भी पंक्चुअल है और उसका एक रेगुलर शेड्यूल है जिसको वो डेली फॉलो करती है। स्टडी और खेल दोनों का जो टाइम है वो एडवांस में प्लान किया हुआ है कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब ये नॉन एग्जाम्पल है। निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क, शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, शी समटाइम्स गेट कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन हैंड। जैसे निशा है, वो डेली काम के लिए लेट आती है। इवन कई बार टाइम पे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं होता, और कई बार उस काम को लेकर के घर या कहीं चली जाती है, और उसके बाद क्या है कि उस काम को करना भूल जाती है जो कि मेन काम को लेकर के गई है। तो ये इसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू डू। पहला है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। यानी टाइम मैनेजमेंट का जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या है, टास्क हमारा टाइमली कंप्लीट होता है। दूसरा है मेक अ डेली टाइम टेबल। यानी हम डेली टाइम टेबल को बनाते हैं। मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। मतलब एक अच्छा गेस भी होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स बिफोर और ऑन टाइम। यानी कोई होमवर्क और असाइनमेंट जो है वो टाइमली या फिर बिफोर टाइम सबमिट कर दें। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। यानी हम टाइम को किसी भी दिन वेस्ट ना करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो है, हम इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 4 स्टेप है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का। पहला है टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। यानी जो टाइम मैनेजमेंट का 4 स्टेप है वो हमें कैसे फॉलो करना है। पहला है अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। यानी किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी को हम डिले ना करें या पोस्टपोन ना करें, क्योंकि अगर हम एक काम को डिले या पोस्टपोन करते हैं तो अगले काम में हम लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क।
अपने रूम और स्कूल डेस्क को ऑर्गेनाइज करके रखें। डेवलप अ नो डिस्टरबेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब एक नो डिस्टरबेंस जोन हमें डेवलप करके रखना है जहां हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यूज वेस्टिंग टाइम प्रोडक्टिवली। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, मतलब जो वेटिंग टाइम है उसको हम प्रोडक्टिवली यूज करें। ये नहीं कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उस टाइम को वेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम उस बीच में कोई और काम को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमें प्रिपेयर करना है ताकि पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है और क्या बाद में करना है। मतलब टू डू लिस्ट हम रेडी कर ले जो जो काम हमारे एजेंडा में है। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज, यानी काम को टू डू लिस्ट के फॉर्म में हम बना लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस काम को हम पहले करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी बाद में है उस काम को एक काम फिनिश करने के बाद करेंगे। तो इस तरह से हम प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी जो यूजलेस एक्टिविटी है उसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिप्लेस कर दें। तो ये जो है ये कुछ स्टेप्स है जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में यूज होता है, ये टिप्स है मतलब। अब अगर हम स्टेप की बात करें तो 4 स्टेप है। पहला है ऑर्गेनाइज। वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज, वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो, वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री, वी पुट थिंग्स बैक where they belong, it helps us save time। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं? पहली बात कि हम डे टू डे एक्टिविटी को प्लान कर लें, एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करें, जो सराउंडिंग है स्टडी टेबल है उसे हम क्लीन रखें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद क्या है कि जो चीज की नीड नहीं है उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह पर हम रख लें जहां पर होना चाहिए। ये सब क्या करता है, टाइम को वेस्ट होने से बचाता है। स्टेप 2 में है प्रायोरिटाइज, यानी हमने टू डू लिस्ट बना ली कि हमें क्या काम करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस काम को इम्पोर्टेंस के आधार पर हम रैंक करते हैं कि कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन से काम को हम प्रायोरिटी वाला काम फिनिश करने के बाद करें। स्टेप 3 है कंट्रोल। वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम। We avoid time wasters like chatting on the phone, surfing gossip sites, and focus on more important things। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना है। कोई भी एक्टिविटीज हो और टाइम हो उसको हमें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। खास करके ऐसी चीजें जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज को अवॉइड करना है, चाहे वो फोन हो या फिर किसी से चैटिंग करना, कोई गॉसिप साइट हो, सोशल मीडिया हो, उसको सर्फिंग करना। तो इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। लास्ट स्टेप है ट्रैक। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम, यानी हम साथ साथ टाइम को ट्रैक भी करें कि हमने टाइम कहाँ पर यूज किया और कहाँ मिस यूज किया। दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इससे क्या होता है, अगर हम टाइम को एनालाइज करते हैं तो ये पता कर सकते हैं कि कौन सा हमने टाइम को कितना इफेक्टिवली यूज किया है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। साथ में हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस एक्टिविटीज में अपना टाइम खराब किया है, टाइम वेस्ट किया है। तो ये स्टेप्स हैं, इसका यूज करके हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब तरीके से हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक था और आज की वीडियो में हमने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आईसीटी स्किल्स के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।